Then we have seen the next disease, that is the amoebiasis caused due to the entamoeba histolytica. And the third disease which we have learned was the filariasis caused by the Vaucheria. And we have seen ascariasis also. Ascariasis caused due to the ascaris. ठीक है. Now अभी तक जो हमने पढ़ा या तो वो प्रोटोजोन था या तो वो वर्म था. अभी हम लोग जो आज का डिजीज पढ़ने वाले हैं वो है बैक्टीरियल डिजीज. सो बैक्टीरियल डिजीज में आता है टाइफॉइड. टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है. सो टाइफॉइड इज नथिंग बट एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट इन्फेक्शन? एक्यूट का मतलब है जो थोड़े टाइम के लिए होता है और जो ठीक हो सकता है. सो इट्स एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन. इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी, वेरी इंपॉर्टेंट. सैल्मोनेला टाइफी. It's a type of a gram-negative bacteria. I hope you know the meaning of gram-negative bacteria. The bacteria which Yes. are not stained with the Kristen gram stain are called as a gram-negative bacteria. ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन के लुमेन में पाया जाता है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. इस बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सैल्मोनेला टाइफी. तो जो ओ एंटीजन है इट इज पैथोजेनिक. जो इसके ऊपर ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है वही क्या होता है? पैथोजेनिक होता है. सो पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ दिस ओ एंटीजन विच इज अ लाइपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस कोट. फ्लैजेला भी है इसके पास जिसकी वजह से मूव कर सकता है. सो फ्लैजेला में कौन सा एंटीजन होता है? एच एंटीजन. ये एच एंटीजन पैथोजेनिक नहीं है. ये जो ओ एंटीजन है जो सरफेस पे प्रेजेंट है विच इज वो किस चीज से बना है? फैट एंड पॉलीसेकेराइड, फैट एंड शुगर. सो इसके लिए हम लिपोपॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं. तो ये जो है ये पैथोजेनिक है. यू कैन सी दिस बैक्टीरिया आल्सो सैल्मोनेला टाइफिका फ्लैजेला एंड ऑल. इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है टाइफॉइड का? बहुत टाइम तक फीवर आना, हाई फीवर आना, नौशिया फीलिंग होना. नौशिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, फटीग थकावट होना, हेडेक, एब्डोमिनल पेन. ऑब्वियसली अगर ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो ये सारे तो चीज आना ही वाला है. कॉन्स्टिपेशन होना या फिर डायरिया होना. स्किन पे रैशेस आना. यस, दिस इज वन ऑफ द बेसिक सिम्टम ऑफ दिस टाइफॉइड. ठीक है. फीवर तो बहुत सारे कंडीशन में आता है पर टाइफॉइड के कंडीशन में पूरे स्किन पे रैशेस भी आने लगते हैं. रोज कलर के, पिंक कलर के, स्मॉल स्मॉल पिंक कलर के रैशेस भी आने लगते हैं. एंड दिस रैशेस इज अ मेन सिम्टम ऑफ द टाइफॉइड. टंग के ऊपर एक व्हाइट कोट आना, कफ होना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं, भूख नहीं लगना, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर ब्रेथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारे हेमोरेज, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द टाइफॉइड. You can see with the picture also. You can see the rashes. So by the rashes you can understand rashes. कैसे पास होता है? ऑब्वियसली बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्योंकि ये कैसा डिजीज है? इंटेस्टिनल डिजीज है. सो बाय कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से पास होता है. इनफैक्ट फ्लाइज एंड ऑल भी इसको पास ऑन कर सकते हैं. फ्लाइज हो गए, कॉकरोच हो गए, जो कि फीड करते हैं फीकल मैटर पे. और फिर घर में अगर बहुत सारे कॉकरोचेस हैं या फ्लाइज आते हैं बार बार तो वो लोग भी ये डिजीज को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. इसलिए आपको कहा जाता है ना, जहाँ पे ऐसे फूड स्टॉल पे बिल्कुल मत खाना जहाँ पे बहुत मक्खियां हैं, है ना? आपने ये तो बचपन से पढ़ा ही है. तो क्यों नहीं मक्खियों की जगह में खाना चाहिए? बिकॉज द फ्लाइज कैन ट्रांसमिट दिस टाइफॉइड वाला डिजीज. पुअर हाइजीनिक अगर कोई कंडीशन है, पुअर सैनिटाइजेशन का अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे बहुत तेजी से ये टाइफॉइड फैलता है. इसको कैसे टेस्ट किया जाता है? तो इसको एक स्पेशल टेस्ट से टेस्ट किया जाता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एज एमसीक्यूज. इट इज बीन टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ अ विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट.
इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो, एकदम लास्ट में दिया है टेक्स्ट बुक में. So it's a test for the confirmation of this typhoid fever, and it is caused with the genus Salmonella typhi. Underlined, noted, noted all of Yes. 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 चलो अब ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज में क्या खाना चाहिए ठीक करने के लिए? एंटीबायोटिक्स खाना चाहिए, है ना, एंटीबायोटिक्स खाना चाहिए. तो अगर इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अगर सिर्फ इंटेस्टाइन तक है और स्टार्टिंग में ही एंटीबायोटिक्स खा लिया गया, तो फिर तो ठीक है. बट अगर ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट द लिवर ऑल्सो, इट विल इफेक्ट द गॉल ब्लैडर ऑल्सो. तो अगर जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है, सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है इस गॉल ब्लैडर को, इन सीवियर केसेस. इट इज इन सीवियर केसेस. नॉर्मल केसेस में इसको कैसे ठीक किया जाएगा? बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स. यू कैन सी दिस क्लोरोमाइसिटिन इज यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ दिस थायराइड टाइफाइड. ठीक है. या फिर आजकल तो टाइफाइड के वैक्सीन भी आने लगे हैं, पहले के टाइम पे नहीं था पर आजकल वैक्सीन भी आते हैं. सो ओरल वैक्सीन भी हैं और इंजेक्टेबल वैक्सीन भी है. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द बोर्ड एग्जाम, प्लीज नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. ओरल वैक्सीन का नाम क्या है? TY21A. और इंजेक्टेबल जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम. इसको कैसे रोका जा सकता है? ऑब्वियसली बाय सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन. हाँ, हाइजीनिक कंडीशन, जैसे कि बार बार हाथों को धोना. ठीक है, जब हम हाथ को धोते हैं तो हमारे हाथ से के गंदगी से कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन पास नहीं होगा. अगर पानी का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कभी कहीं बहुत ज्यादा पानी का प्रॉब्लम है, तो क्या करना चाहिए? यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट पे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, तो पानी को अच्छे से उबाल के पीना चाहिए. एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करके खाना चाहिए. एंड वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए अगर बहुत ज्यादा उस एरिया में प्रॉब्लम है तो. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टाइफाइड. नेक्स्ट वन इज द निमोनिया. निमोनिया. निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. लंग्स का इन्फेक्शन है निमोनिया. So it's a inflammatory condition of either the lungs या फिर alveoli of the lungs. इसका causative agent क्या है? It can be varieties of pathogen. Varieties मतलब वायरस के थ्रू भी हो सकता है, बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है. आप एक पूरा लिस्ट देख सकते हो कि बहुत सारे वायरसेस है या बहुत सारे बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से निमोनिया होता है. और इन सबके वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो जाती है लंग्स में या फिर एल्वियोलाई में. एंड यू नो दैट अपना लंग्स जो है इट्स अ बलून लाइक स्ट्रक्चर. अगर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो कम से कम गैस का एक्सचेंज हो पाएगा. कम से कम गैस का एक्सचेंज होगा तो ब्रेथलेसनेस फील होगा. और ब्रेथलेसनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, मतलब एटीपी नहीं बन पाएगा, मतलब धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स क्या होने लगेंगे? डिटोरिएट होने लगेंगे. Okay, so there are different types of viruses, again very important for the board exam. Which are the viruses? It's a influenza virus, adenovirus, parainfluenza virus, RSV. Then bacterial में streptococcus. Streptococcus का आपको मालूम मतलब होगा, coccus का मतलब होता है राउंड शेप एंड strepto का मतलब है चेन्स ऑफ राउंड शेप. So streptococcus pneumoniae bacteria, fungal pathogens भी होते हैं. There are different again pneumocystis. ठीक है, अलग अलग इसके स्पीशीज है. इवन ये तो है ही, वायरस और बैक्टीरिया तो है ही, पर अगर साथ में कभी केमिकल इंजरी हो गई, हाँ, या फिर फिजिकल इंजरी हो गई लंग्स को, तो उस कंडीशन में भी निमोनिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. मतलब अगर लंग्स को कुछ भी मतलब ऐसा लग गया, हाँ, एनी डैमेज बाय फिजिकल इंजरी, फॉर एग्जांपल बहुत जोरों से कोई गिर गया और उसको लंग रिब्स की वजह से लंग्स में इंफेक्शन हो गया, लग गया लंग्स को, तो भी निमोनिया हो सकता है. या फिर केमिकल बर्न से भी, समझो कोई जल गया तो भी निमोनिया हो सकता है. ठीक है.
So please note down the bacteria and the virus. Noted. Yes, ma'am. So you can see list of this pathogens. You can see the list of pathogens. इसमें बैक्टीरिया है, इसमें वायरस है. You can see the different diagrams of all these things. मतलब वायरस की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से. देखो ये स्ट्रेप्टोकोकस है बीच वाला, फंगस की वजह से भी होता है. इनफैक्ट कोई भी तरीके से अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन है या एल्वियोलाई में इन्फेक्शन है, फिर वो कोई भी तरीका हो सकता है, या फिर कोई पैथोजन से या फिर बाय फिजिकल और केमिकल मीन से, तो उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, निमोनिया कहते हैं. साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू द कफिंग, येलोइश और ग्रीनिश स्पुटम या फिर पेलगम जिसको हम बोलते हैं, हाई फीवर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना जिसको हम डिस्निया कहते हैं. प्लीज ये सारे टर्म्स को आप याद रखो. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को क्या कहते हैं. चेस्ट पेन होना while doing breathing और कफिंग, अगेन ऑल दैट थिंग्स, वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, जॉइंट पेन होना, भूख नहीं लगना, थकावट होना, मसल एक होना, all these things are the signs and symptoms of this pneumonia. You can see by this particular diagram कि where are the regions it has been affected. हाई फीवर आना या फिर ठंडी लगना, ब्लूनेस इन द स्किन, ठीक है, लंग्स में प्रॉब्लम, फटीग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जॉइंट पेन्स एंड ऑल. ओके, अब नेक्स्ट है कि ये पास ऑन कैसे होता है. तो ऑब्वियसली जैसे भी आज के डेट में कोरोना का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना. कोरोना वायरस जो है इट इज इन्फेक्ट इन विच ऑर्गन, लंग्स, है ना. तभी तो सर्दी विर्दी होती है. तो कैसे पास ऑन हो रहा है बेटा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कांटेक्ट में आने पे, या फिर ड्रॉपलेट, जैसे कोई छींक रहा है, कफिंग कर रहा है और उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कहीं गिर गए हैं और कोई वहां पे टच किया तो फिर से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो रहा है. तो सेम सेम लाइक कोरोना ओनली, वायरस ओनली, क्योंकि ये भी कैसा है, लंग एयरबॉर्न डिजीज है. मतलब एयरबॉर्न डिजीज इन द सेंस एयर के थ्रू पास ऑन होता है. So it spreads by direct contact to contact person. It can be spread via droplets released by the infected person. Even by using shared clothes also and utensils also it may spread. ओके, अभी ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा. अगर ये बैक्टीरियल है, अभी अपने को टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि निमोनिया हुआ है तो ये कौन से किसकी वजह से हुआ है. क्या वो वायरस की वजह से हुआ है, क्या वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है. अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, समझो निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, लेट अस से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हुआ है, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है. बट अगर वायरस की वजह से हुआ है तो ऑब्वियसली ऐसा कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं होते. ठीक है.
सो प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है बताओ मुझे? इट्स वेरी सिंपल, या तो वैक्सीनेशन लो, ठीक है, यही एक इलाज है। तो छोटे बच्चों को इफ यू सी द स्मॉल किड्स, जो 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं, 2 साल तक के बच्चे रहते हैं, उनको बहुत सारा लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन रहता है, तो उसके अंदर ये निमोनिया का भी वैक्सीनेशन होता है। गॉट इट? Yes. 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 सो वर्ल्ड निमोनिया डे किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 12 नवंबर को। सो हाइजीनिक प्रैक्टिस शुड बी डन, जो भी हम करते हैं, जैसे वॉशिंग द हैंड, यूजिंग डिसइंफेक्टेंट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, कवरिंग द नोज while sneezing or coughing, ठीक है। कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया आपने? Yes. Yes. Enjoyed your first day? Yes. क्यों किसी का आवाज नहीं आ रहा है? Have you enjoyed? ज्यादा टाइम नहीं था। मैम मेरा कॉलेज ही कॉलेज ही? चालू नहीं हुआ है अभी तक। कौन से कॉलेज में हो आप? साकेत, मतलब कि उन्होंने कहा कि इस हफ्ते होगा ऑनलाइन, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, साकेत वालों ने नहीं बुलाया ऑफलाइन? अच्छा, मॉडल वालों ने? एक्चुअली Yes, बुलाया miss था, बुलाया है। मैं एक्चुअली बुलाया था, बस वो फॉर्म्स ज्यादातर स्टूडेंट्स ने फिल नहीं किया था, कंसेंट फॉर्म, इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं ना, जो लोग लोकल है वो लोग ठीक है, बट जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं ना बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट मॉडल? हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन द कॉलेज? You were super excited for coming to the college, na? Yes or no? हाँ या Yes. नहीं तो बोलो। Yes. Yes, पर इतना सब लोग इतना अच्छे से yes नहीं बोल रहे, क्यों? दूर दूर बैठा के रखा है ना कॉलेज में सबको। Yes. Yes. कॉलेज तो गए, पर कॉलेज जैसा ऐसा माहौल ही नहीं लग रहा है ना, ऐसा हो गया। एग्जाम हॉल का माहौल। हाँ हाँ, एक्चुअली एग्जाम हॉल का माहौल है कि एक बेंच पे एक बच्चा, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कोई किसी से कोई चीज शेयर नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, लेट अस सी। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा, प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर, बिकॉज अभी इतने बल्क में लोग आ रहे हैं, यू विल बी अटेंडिंग द प्रैक्टिकल इन बल्क, सो प्लीज टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट फील कि नहीं बाबा नहीं हो सकता कुछ भी, हमको कुछ नहीं होता है, वी आर वेरी स्ट्रांग, ऐसा कुछ भी मत सोचो, बिकॉज इट्स ओपन इन्विटेशन टू द थर्ड वेव, ठीक है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. So we are going to learn the common cold, which is we are suffering and we are being inside the home. So common cold is because it's again a viral infection. It's also known as nasopharyngitis, या फिर इसको हम acute viral rhinopharyngitis भी कहते हैं। ये common cold का नाम है, ठीक है। कॉमन कोल्ड को ही हम या तो नेजोफैरेंजाइटिस कह सकते हैं। नेजोफैरेंजाइटिस मतलब नेजो मतलब नाक, एंड फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंग्स का इन्फेक्शन, मतलब नाक और फेरिंग्स, या फिर हम इसे राइनोफैरेंजाइटिस भी कह सकते हैं। राइनो का मतलब भी तो नोज ही होता है ना, मैंने आपको राइनोप्लास्टी बताया था, राइनोप्लास्टी मतलब की सर्जरी ऑफ नोज, सो राइनो का मतलब भी होता है नोज, तो राइनोफैरेंजाइटिस मतलब नोज एंड फेरिंग्स का इन्फेक्शन, ओके। इसको हम एक्यूट कोरिजा या फिर कोल्ड भी कहते हैं, एक्यूट कोरोजा। तो यू कैन सी इट इज बिकॉज ऑफ द टू वायरस, इट हैज बीन टॉट टू द स्टूडेंट्स मेनी इयर्स अगो, हमेशा से ये पढ़ाया ही जा रहा है बच्चों को, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, बिकॉज ऑफ द राइनो वायरस एंड द कोरोना वायरस। तो ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस पहले नहीं था, पहले भी था, पहले भी लोगों को कोल्ड होता था, है ना। पहले तो एकदम कॉमन सा था, आपने देखा भी होगा बचपन में बहुत बार आपके फ्रेंड्स को किसी न किसी को सर्दी खांसी होती थी, फिर ठीक हो जाता था।
So that time also it was a rhinovirus or a coronavirus only. But अभी का क्या वायरस का प्रॉब्लम है कि इट हैज बीन म्यूटेड, म्यूटेशन होने के वजह से वो ज्यादा डेंजरस हो गया है एंड इट इज लीडिंग टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। पहले कैसा था कि नॉर्मल कोल्ड को कोई ध्यान ही नहीं देता था, ये सर्दी हो गई, बुखार हो गया, चलो ठीक हो जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत ले भी लेते थे, और कोई लोग तो जाते भी नहीं थे शायद डॉक्टर के पास, ऐसा था पहले के टाइम पे। बट आज का ये जो 2 साल से है, ये जो कोरोना है, इसका क्या प्रॉब्लम है, इट इज ए म्यूटेड वन, म्यूटेशन हुआ। तो जब भी कोई चीज में म्यूटेशन हो जाता है तो वो ज्यादा वायरुलेंट हो जाता है। तो ये ज्यादा वायरुलेंट कैसा हो गया कि पूरी तरह से लंग्स को डैमेज करता है, इंसान को पूरी तरह से ब्रेथलेसनेस कर देता है एंड पूरा स्टॉप हो जाता है, एवरीथिंग इज बीन स्टॉप्ड एंड देयरफॉर इट इज सो सीरियस। सो इसके साइंस एंड सिम्टम्स यू ऑल नो ओनली, इट इज अ कफ, having a sore throat, having a running nose, fever, nasal congestion, सांस लेने में प्रॉब्लम, स्नीजिंग होना, आईज रेड हो जाना, मसल रैशेस आना, फटीग, हेडेक, शिवरिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, कैन सी दिस signs and symptoms again. तो ये सब सिम्टम्स किसी और को भी, अगर आपके कॉलेज में भी किसी को दिखता है तो प्लीज डोंट गो टू द कॉलेज, अगर आपको थोड़ा भी साइंस एंड सिम्टम्स लगता है तो। Okay, now what are the symptoms of the common cold? So these are the same thing which you know. Again, just have a look. In the college also, if you feel that somebody is having, if it is, आप देखते हो कि कोई uneasy feel आपको दिख रहा है, हाँ, कोई कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो आप उससे 2-3 हैंड आप डिस्टेंस पे रहो। ठीक है, तो यू कैन सी अगेन दिस रनिंग नोज, सोर थ्रोट, कफ, स्नीजिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर आना, वाटरी आईज, हेडेक, ईयर एक, कान दुखना, नौशिया। क्या किया जा सकता है प्रिवेंशन के लिए? स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, है ना, वॉशिंग द हैंड्स विद सोप एंड वाटर, कवरिंग द नोज एंड माउथ विथ हैंकरचिफ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। इसीलिए तो आज हम कोई हैंकरचिफ लेगा ही नहीं, इसलिए मास्क लगा दिया सबको, है ना, क्योंकि मालूम है कि बाबा कोई किसी को बोलो कि बाबा कवर करो स्नीजिंग के वक्त, तो 10% पीपल विल डू इट, बट 90% विल ऐसे ही छींकेंगे। इसके लिए सबको कंपलसरी मास्क कर दिया। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, ठीक है, विच विल किल दिस वायरस। इसका क्या प्रिवेंशन है? वैक्सीनेशन, अभी आपको भी लग जाएगा थोड़ी दिनों में वैक्सीनेशन, हैंड वॉश करना, मास्क लगाना या विटामिन के टैबलेट खाना। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द रिंग वर्म विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फंगस। अभी तक हमने वायरस वाला पढ़ा था, अब ये फंगस वाला डिजीज है, रिंग वर्म। इट्स अ रॉन्ग टर्म गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रॉन्ग टर्म गिवन। ये कोई वर्म से नहीं होता है, कोई वर्म से नहीं होता है, फिर भी इसको नाम रिंग वर्म क्यों दिया गया है? क्योंकि पहले के टाइम पे ये जो बीमारी है, जैसे ही बारिश का दिन शुरू होता है, इफ यू हैव नोटिस्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, जैसे ही गर्मी का दिन खत्म होता है और बारिश का दिन शुरू होता है और बारिश थोड़े दिन पड़ने लगते हैं, आप फ्रीक्वेंटली, अगर आप एडवर्टाइज पे ध्यान दोगे तो आप फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज में ये रिंग गार्ड का एडवर्टाइज देखते हो। सुना है कभी रिंग गार्ड का एडवर्टाइज, देखा है आपने? Yes. Yes. सो ये जो यू नो दैट द फंगस को ग्रो करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए रहता है? मॉइस्ट कंडीशन चाहिए रहता है ना, जो कि मोस्टली रेनी सीजन में ही ज्यादा मिलता है। कोई भी फंगस ज्यादा जो है वो रेनी सीजन में ही ग्रो करता है। अगेन आपने आपके लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कि शूज को अगर आपने बहुत दिन तक रख दिया और बारिश का दिन है तो उसमें फंगस ग्रो कर जाएगा। खाने की चीजों को, आपने ब्रेड को ऐसे ही रख दिया बारिश के दिन में स्पेशली, ठीक है, तुरंत म्यूकर ग्रो कर जाएगा। यस, तो मतलब क्या है कि फंगस जो है वो मॉइस्ट कंडीशन में बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो ये जो रिंग वर्म है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ दी फंगल इन्फेक्शन जो बारिश के दिनों में बहुत तेजी से ग्रो करता है, ठीक है, और उसी के लिए वो दवाई है रिंग गार्ड है, ठीक है।
नाउ रिंग वर्म क्यों कहते हैं, अगेन कम लेट अस कम बैक टू दिस पॉइंट, क्योंकि ऐसा राउंड फॉर्म में होता है, ऐसा राउंड राउंड, ठीक है, आप हाथ पे देख सकते हैं जो राउंड फॉर्म में होता है। तो पहले के टाइम पे सबको ऐसा लगता था कि ये कोई वर्म से होता है, इसके लिए उसका नाम रिंग वर्म रख दिया गया। बट फिर after further studies, it we all came to the conclusion that it is not a worm, it's a fungal infection. But the same term has been carried forward. So it's a dermatophytosis. Derma matlab skin, phytosis matlab fungal infection. So fungal infection of skin है, ठीक है, कौन से फंगस से होता है, ट्राइकोफाइटॉन से या फिर माइक्रोस्पोरम, ये दो फंगस है जिसकी वजह से ये होता है। ये फंगस किसके ऊपर फीड करता है, प्रोटीन के ऊपर। विच प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन हमारे कहाँ पर है, हेयर्स में है। आपने आजकल सुना होगा ब्यूटी पार्लर में केराटिन किया जाता है, हेयर केराटिन किया जाता है। तो व्हाट इज दैट स्पेशल अबाउट दिस हेयर केराटिन, जिसके लिए हेयर के थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन रुपीज, होते हैं वो केराटिन। यस यस बेटा, उसके लिए ब्यूटी पार्लर्स में या सलून्स में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज लिए जाते हैं फॉर डूइंग दिस हेयर केराटिन। बट एग्जैक्टली व्हाट इट इज, इट्स जस्ट अ प्रोटीन टू द हेयर। जब आपके हेयर को प्रोटीन नहीं मिलता, सी योर हेयर इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। तो अगर आपके डाइट में प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं है, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं है, तो वो बालों से भी रिफ्लेक्ट होगा। how it will be reflected, your hair will be having a split ends, your hair will be very brittle, मतलब ऐसे फटाक से टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन नहीं है तो ब्रिटल हो जाएंगे ना ऑब्वियसली। जब उसका जो उसका जिस चीज से वो बना है, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो क्या हो जाएगा, हेयर ब्रिटल होने लगेगा, टूटने लगेंगे। यस, फिर क्या होगा, ग्रेइंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, फ्रीजीनेस होगा। तो ऑल दिस में बी द प्रॉब्लम। तो ये सलून्स वगैरह क्या करते हैं कि बाहर से प्रोटीन लगाते हैं, बाहर से प्रोटीन लगाते हैं, और फिर थोड़े दिन के लिए आपका हेयर एकदम अच्छा अच्छा हो जाएगा। बट आपको अगर उसको पूरी तरह से ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रोटीन डाइट। समझ में आया, अगर आपका प्रोटीन डाइट अच्छा है तो योर हेयर्स विल बी नॉर्मल, ठीक है, वॉट एवर इज योर जेनेटिक हेयर, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर इज योर जेनेटिक हेयर, ठीक है, जो भी आपका जेनेटिक हेयर है वैसा आपका हेयर्स होगा। Similarly for hair, nails also, our nails is also made up of keratin. So अगर आप प्रोटीन का कमी है तो आपके nails में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। Skin is also keratin. Okay, so this is what is this thing. You can see that fungus has a hyphae, so you can see this hyphae is present over here. क्या क्या है signs and symptoms? Red ring form होगा, red ring like structure. कैसा स्किन हो जाएगा, ड्राई, स्केली लेशंस, लेशन मतलब ऐसे दाने दाने आना ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस रेड पैचेस कॉज इंटेंस इचिंग, यस, बहुत खुजली आती है इसमें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुजली। इन्फेक्शन टू द नेल्स है तो उसको क्या कहा जाता है, ओनिकोमाइकोसिस, ओनिकोमाइकोसिस। अगर नेल्स में इन्फेक्शन है तो उसे कहा जाता है ओनिकोमाइकोसिस। तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में, नेल्स जो एकदम थिक होने लगता है, उसका शेप चेंज होने लगता है, या फिर डिसकलर होने लगता है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि नेल्स ही पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। एथलीट्स फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड इन द बिटवीन द टोज, पैरों में। मैंने आपको बताया अभी, तो जैसे कि बारिश के दिनों में जब आप पानी से कांटेक्ट में आते हो और समझो वो पानी कोई ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे किसी को इन्फेक्शन हुआ है, तो पैरों में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इन बिटवीन द टोज भी होता है, इन बिटवीन द हैंड, फिंगर्स, टोज होता है। You can see like this lesions has been seen and it is causing very much itching. So कैसे ट्रांसमिट होता है, शेयरिंग से, फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर आपने शेयरिंग किया है, मतलब ऑफ क्लोथ्स, कोम्स, टॉवल्स, अगर कुछ भी चीज आप शेयर कर रहे हो तो फंगस तुरंत स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मैं फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जिसको हुआ है वो हम देख के पता कर सकते हैं।
और ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा मुझे बताओ, एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स, है ना, इट्स अ फंगल डिजीज, तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट, तो ये जो भी आप देख रहे थे ज्यादा एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स से उसको ठीक किया जा सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए क्या करेंगे हम, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ शेयरिंग द क्लोथ, शेयरिंग द इक्विपमेंट्स, sport equipments, washing the clothes in hot water with fungicidal soap, which will destroy this fungal pathogens. Next, let us talk about the dengue fever. Again, very common one. Dengue fever. Again, which is caused with the mosquito. Vector कौन है? Mosquito है. Vector is mosquito. Again, a female Aedes mosquito. Malaria was because of female Anopheles mosquito. Dengue is because of female Aedes mosquito. ठीक है? It's again a vector-borne disease. इसके 4 causative agents हैं और ये सब क्या है? वायरस है। जो मलेरिया था वो क्या था? प्लाज्मोडियम था, सॉरी, मलेरिया जो था वो प्रोटोजोन डिजीज था। क्या था? प्रोटोजोन। और जो डेंगू है इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस। Yes, Yes. ma'am. एंड एडिस मॉस्किटो, ये फर्क क्यों याद रखो, मॉस्किटो takes up the dengue virus and it is going to spread from one dengue person to a normal person, cannot spread directly from one person to another. डेंगू ऐसा है जैसे मलेरिया, सेम लाइक मलेरिया, जैसे मलेरिया ऐसे ही अपने आप नहीं स्प्रेड हो सकता है, मलेरिया को स्प्रेड होने के लिए मॉस्किटो की जरूरत पड़ेगी, वैसे यहाँ पे भी डेंगू को स्प्रेड होने के लिए मॉस्किटो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इट्स वेरी पेनफुल एंड डेबिलिटिंग, मीन्स व्हाट, वीकनेस, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वीकनेस होता है। कॉज क्या है? बाइट ऑफ अ मॉस्किटो। यू कैन सी दिस मॉस्किटो biting that flourishes during the rainy season and breeds in water filled bottles and the puddles. As I've told you पहले भी कि जो मॉस्किटोज होते हैं किधर ब्रीड करते हैं? जो भी स्टैग्नेंट वाटर होते हैं वहां पे ब्रीड करते हैं। So this is Aedes mosquito with the strips. Aedes के पास कैसा होता है? Black and white strips होते हैं। If you don't get bitten by Aedes mosquito, you won't get dengue. So it's a truth. Yeah. So you have to learn only that much for that dengue. Now let us move on to the next part, that is a cancer. So what is cancer? It is the uncontrolled growth of cell. आपने सेल डिविजन पढ़ा, आपने सेल साइकिल पढ़ा, आपने सेल साइकिल में देखा है कि जो थोड़ी देर के लिए जब सेल डिविजन नहीं होना चाहिए तभी जो सेल साइकिल है वो G0 फेज में चला जाता है, क्विसेंट फेज में चला जाता है ना, जब नहीं चाहिए सेल डिविजन। बट कैंसर सेल में क्या हो जाता है, कैंसर में क्या हो जाता है कि ये G0 फेज में नहीं जाता और ये मशीन कंटिन्यूसली चली रही है, मतलब सेल डिविजन कंटिन्यूसली होते जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी सेल डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब अनकंट्रोल्ड हो रहा है, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है, तो सेल्स बढ़ते ही जाएंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? लंप फॉर्म हो जाएगा या ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो ट्यूमर इज एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस डिविजन ऑफ सेल, मतलब बिना काम का डिविजन ऑफ सेल, जो चाहिए ही नहीं। मतलब ऐसे तो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होना चाहिए, पर जब जरूरत नहीं है तब भी अगर अनकंट्रोल्ड हो रहा है, पर्पसलेस हो रहा है, तो उसे वो किसका साइन एंड सिम्टम होता है? कैंसर का। which will lead to the formation or development of a mass of undifferentiated cell which we call as a tumor. So what is the definition? It's the abnormal growth of cell which has ability to involve adjacent tissues and even distant organ and death of a patient. If a tumor has progressed to a stage where it cannot be treated.
Now there are two types of this tumor, malignant tumor and a benign tumor. दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, प्लीज नोट डाउन. So when tumor is malignant, it is described as cancer and has ability to invade other tissue. What do you mean by the term invade? मतलब pass on. ठीक है, तो जब अगर समझो ट्यूमर हो गया, अभी ट्यूमर का मतलब आपको मालूम है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है. पर अगर ये मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है, मतलब कि इट कैन स्प्रेड, मतलब एक जगह समझो फॉर एग्जांपल एक जगह ट्यूमर हो गया, फिर वही थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह होगा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह होगा, क्योंकि वो इन्वेशन का उसका प्रॉब्लम है. इन्वेशन मतलब पासिंग ऑन, स्प्रेडिंग. ठीक है. कैंसर harms the body. Cancerous cell divides uncontrollably to form new lumps or masses, जिसको हम क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म. नियो मीन्स न्यू. Except in leukemia. Leukemia is a blood cancer. Tumor can grow and interfere with the normal functioning of various organs, release secretion which alters the body function. It is one of the main killer disease nowadays. Noted all the points? Yes, ma'am. You can see this is a normal cell division. जैसे 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, है ना. और कैंसरस सेल में वो लूप बन जाता है. रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी फास्ट. अच्छा, अब ये दूसरा जो ट्यूमर होता है वो होता है बेनाइन ट्यूमर. ये कैसा होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही फास्ट ग्रो करता है. बेनाइन ट्यूमर ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बिकॉज है ना वो एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता, उसका इन्वेजन वाला प्रॉपर्टी नहीं है. तो क्या होता है कि समझो कहीं एक जगह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हो गया है, तो उसको ऑपरेट करके कट करके निकाला जा सकता है. बट अगर ये मैलिग्नेंट है तो कहाँ कहाँ सर्जरी होगी, कहाँ कहाँ कट किया जाएगा. ठीक है ना. ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर. ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो डॉक्टर्स पेशेंट इसको ट्रीट करते हैं. ठीक है. सो फिजिशियन मतलब डॉक्टर एंड रिसर्चर्स who have studied for diagnosis, treatment and prevention of cancer is they are called as a oncologist. So tumor may develop anywhere in the body. All tumors are not cancerous. Yes, all tumors are not cancerous. There are two types of cancer, as I've told you just now, benign tumor and a malignant tumor. Benign is non-malignant, मतलब non-invasive, मतलब spread नहीं करता. And malignant is a true cancerous one which may lead to the death of a person. So please note down both the types. So benign tumors, it grows slowly, may attain quite a large size. It remains localized, मतलब एक जगह पे ही रहता है. Does not spread to other parts of the body. So they are not so harmful, मतलब fatal नहीं है पर fatal नहीं है, मतलब it may not lead to the death. पर brain tumors है, पर समझो brain tumor may cause a death because the brain is squeezed against the hard skull. समझा ना. अगर समझो ब्रेन में अनकंट्रोल्ड बेनाइन ट्यूमर हो गया फॉर एग्जांपल, तो ब्रेन का आपको पता है कि इट इज बीन प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स दैट इज अ क्रेनियम. तो क्रेनियम में तो ऑलरेडी जगह ही नहीं, और अगर वहां पे अनकंट्रोल्ड होने लगा ग्रोथ, फिर वहां पे बेनाइन ही क्यों ना हो, तो फिर इट में लीड टू अ प्रॉब्लम. बेनाइन में समटाइम बिकम मैलिग्नेंट ऑल्सो. ठीक है. जैसे कि एडिनोमा, एडिनोमा इज एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर, या फिर फाइब्रॉइड बन सकता है.
Please note down. बेनिन का मतलब क्या होता है? जो माइल्ड है ना, जो नॉन प्रोग्रेसिव है. इट्स अ ट्यूमर दैट लैक्स ऑल थ्री ऑफ द मैलिग्नेंट प्रॉपर्टीज. So by definition, this tumor does not grow unlimited, aggressive नहीं है, does not invade and does not metasize. Metasize का मतलब भी होता है growing, मतलब invasion को ही हम metasize भी कहते हैं. चलो मैलिग्नेंट के बारे में पढ़ते हैं. मैलिग्नेंट कैसा है? इन्वेशन है, इन्वेडिंग है, मेटास्टेसिस है. हाँ, माइग्रेट करता है इसलिए मेटास्टेसिस है. ये मेटास्टेसिस वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और लिखना. इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 mark अगेन. सो दिस मैलिग्नेंट इज वेरी रैपिड. इसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है. मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट इज मोर इन मैलिग्नेंट वन. ठीक है. रैपिड ग्रोथ की वजह से क्या होता है? ओवरक्राउडिंग होता है ऑफ सेल्स, नॉर्मल सेल्स. कैंसर सेल्स compete with the normal cells for nutrient and finally kill them. ठीक है. and therefore it is harmful. क्या करते हैं ये जो कैंसर सेल्स हैं, वो नॉर्मल सेल्स को कुछ न्यूट्रिशन नहीं लेने देते हैं, खुद ही सब खाने लगते हैं, खुद ही सब न्यूट्रिशन लेने लगते हैं. तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल सेल्स है वो डिटोरिएट होके धीरे धीरे किल होने लगेंगे. These cells are spread from one organ to another via blood or lymph and form new tumors, which is called as a secondary tumor. So the migratory process is called as a metastasis. Understood? Yes. Yes. So take the distinguish between both the things. Again, important for board. You can take a screenshot or you can just note down also in your notebook, whatever you feel better. So बेनिन कैसा है? स्मॉल है. मैलिग्नेंट लार्ज है. इसका स्लो ग्रोइंग है, इसका फास्ट ग्रोइंग है. ये इन्वेसिव है. मैलिग्नेंट इन्वेसिव है, बेनिन नॉन इन्वेसिव है. मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस दिखाता है और ये लोकलाइज्ड रहता है. ठीक है. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Yes. Now the next part which you have to learn for your exam is the types of cancer. अब जहां का कैंसर होगा उसका वैसा अलग अलग नाम दिया गया है. वो जगह के अनुसार उसका नाम चेंज किया गया है. जैसे कि 5 टाइप्स ऑफ कैंसर पूरा बॉडी के लेकर बताया गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से टाइप के टिश्यूज को इफेक्ट करता है. जैसे कि फर्स्ट वन कार्सिनोमा. कार्सिनोमा मतलब कि अब जब भी कोई कैंसरस सेल एपिथेलियल टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कार्सिनोमा. सार्कोमा, अगर कनेक्टिव टिश्यू इफेक्टेड है तो सार्कोमा. समझा? अगर लिम्फेटिक टिश्यू इफेक्टेड है तो लिम्फोमा. तो मतलब कौन सा टिश्यू इफेक्टेड है और उस टिश्यू से जो भी ऑर्गन बनते होंगे तो वो पर्टिकुलर वन को हम वही नाम से बोलेंगे. जैसे कि कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा हमने समझा कि इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द एपिथेलियल टिश्यू. तो कौन सी चीजें हैं जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है? तो ब्रेस्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, स्किन हो गया, ये सब चीजें एपिथेलियल टिश्यू से बनी है. तो एपिथेलियल टिश्यू से जो भी चीजें बनी है उसको कॉमनली हम क्या कहेंगे? कार्सिनोमा. फिर उसके अंदर भी स्पेसिफिकेशन आएगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर है, कि वो लंग कैंसर है,
जो स्टमक कैंसर है या फिर स्किन कैंसर है। पर ये सारे कैंसर को हम एक कॉमन हेडिंग क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा, क्योंकि ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। समझ में आया इतना? Yes. नेक्स्ट, कॉमन टर्म फॉर कनेक्टिव टिश्यू इज द सार्कोमा। अभी आपने 11th में पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या चीजें हैं, हमारा कार्टिलेज, हमारा बोन्स, हमारा एडिपोज टिश्यू, हमारा एरियोलार टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है है ना। तो अगर बोन्स है, मसल्स है, कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यू है, तो ये सब क्या है, दे ऑल आर अंडर द, दे आर टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो हम उसको कॉमनली सार्कोमा कहेंगे। पर अगर बोन ट्यूमर है तो उसको ऑस्टियोसार्कोमा कहा जाएगा, मसल है तो उसको मायोसार्कोमा कहा जाएगा, कार्टिलेज है तो उसको कॉन्ड्रोसार्कोमा कहा जाएगा, अगर एडिपोज है, एडिपोज मतलब फैट, तो लाइपोसार्कोमा कहा जाएगा। ठीक है। अगर लिम्फेटिक टिश्यू में हो गया है ना, तो लिम्फेटिक टिश्यूज आपने पढ़ा है, जैसे हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी है हमारे पास, जिसमें लिम्फ नोड्स है। लिम्फ नोड्स अपना स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, दे आर आल्सो द टाइप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। तो अगर लिम्फोमा का मतलब है कैंसर टू द लिम्फेटिक टिश्यू, तो अगर लिम्फेटिक नोड्स में हो गया है, अगर स्प्लीन में हो गया है, हाँ, तो उसको हम लिम्फोमा कहेंगे कॉमनली। Again, take a screenshot of this page. Next is leukemia. ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड का कैंसर। इसमें क्या होगा, देयर विल बी एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ WBC इन द बोन मैरो। ठीक है, WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो जिसको भी ल्यूकेमिया हुआ रहता है उसका हमेशा पैथोलॉजिकल इंक्रीज रहता है, मतलब जब भी ब्लड टेस्ट कराएंगे WBC बढ़ा रहेगा, जब भी ब्लड टेस्ट कराएंगे WBC बढ़ा रहेगा। ठीक है। वैसे जनरली नॉर्मली WBC कब बढ़ता है, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, या तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा या तो बहुत ज्यादा घटा हुआ रहेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप जाके ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपका WBC घटा हुआ रहेगा, क्योंकि बिकॉज इन्फेक्शन हो गया है, तो बहुत सारे WBCs मर गए रहेंगे। और अगर थोड़े लेटर स्टेज में कराओगे तो WBC बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है। बट जब भी कभी ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, जब भी कभी ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और अगर हमेशा WBC बढ़ के आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एबनॉर्मल, दैट मीन्स इट इज द sign and symptoms of the leukemia or the blood cancer. So the blood contains millions of abnormal immature WBCs that are incapable of fighting the infection. तो इससे क्या होगा, टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया सच एज मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ल्यूकेमिया। तो इससे क्या होता है बेटा, ये जो ब्लड कैंसर में होता है क्या है कि जब WBC आर बीन कॉल्ड एज अ सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, तो नॉर्मल सोल्जर्स अगर आर्टिफिशियल फेक सोल्जर से रिप्लेस हो गए, फेक सेल से रिप्लेस हो गए, तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम तो अपने आप पूरा डाउन हो जाएगा। और अगर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया तो कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा। समझा? ओके। नेक्स्ट इज द एडिनोकार्सिनोमा। इट इज द कैंसर ऑफ द थायराइड या फिर पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल, कोई भी ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंडुलर टिश्यू। So please go through. So you can copy down in your notebook and it is important for your board exam. 1 mark question के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपको लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ कैंसर फॉर 4 मार्क क्वेश्चन। सो आपको 4 टाइप्स लिखने होंगे। सो कार्सिनोमा, epithelial tissue, sarcoma, connective tissue which is also called as a supporting tissue, lymphoma in the lymphatic tissue, leukemia in the blood,
and adenoma in the glandular tissues. Okay. Next comes the causes of cancer. You have been hearing that कि tobacco खाने से, alcohol पीने से, हाँ, ये सब चीजों से कैंसर होता है. ये तो आपने सुना ही होगा. गुटखा खाने से, ये सब चीजों से कैंसर होता है. But there are many people, जो लोग ये सब कुछ नहीं खाते हैं, ना अल्कोहल पीते हैं, ना स्मोकिंग करते हैं, ना गुटखा विटका खाते हैं, तब भी उनको कैंसर होता है. सो इट इज नॉट सो क्लियर कि ऐसा नहीं है कि कैंसर किसी को नहीं हो सकता. यस, दीज आर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स. जैसे गुटखा वगैरह हो गया, ये सब कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है. मतलब कि इसके वजह से 100% चांसेस होता है होने के, 100% चांसेस होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल है तो उसको नहीं हो सकता है. ठीक है. देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इज लीडिंग टू द कैंसर because of some carcinogenic agent. Carcinogenic agent. One of the carcinogenic agent I will tell you is the artificial colors. अगर आप देखोगे मिठाइयों में या फूड कलर जो होता है, जैसे चाइनीज के दुकान पे आप चले जाते हो, अभी तो घर पे हो तो ठीक है, आप अच्छा हेल्दी खा रहे हो. बट अगर आप स्कूल कॉलेज जाते थे तो उस टाइम पे यू मस्ट हैव वो खाते थे ना, वो क्या, वो रेड रेड कलर का होता है, पता नहीं, जो बार बॉल्स के जैसा मिलता है हॉकर्स के पास, एकदम रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का, वो कुछ चाइनीज आइटम होता है ना. मंचूरियन. Yes, हाँ हाँ. तो उसके अंदर आपने देखा है ना बेटा, उसमें कितना डाई रहता है, कितना कलर रहता है ना. इवन वो कलर आपके हाथों से भी नहीं छूटेगा, कभी कभी वो इतना कलर्स डालते हैं. तो ये जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल डाइज होते हैं, जैसे कि कोक वगैरह हो गया, कोका कोला हो गया, फैंटा हो गया, इसमें जो कलर है, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, हाँ, ये जो फूड कलर्स यूज करते हैं जो आर्टिफिशियल है, they are very harmful. They are carcinogenic. Carcinogenic means they can cause cancer. ठीक है. तो कोई केमिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे निकोटिन जो टोबैको में होता है, कैफीन, ठीक है, या फिर ऑयल या कोल कंजम्पशन से जो भी निकलता है केमिकल्स वो. देन पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर सम सेक्स हार्मोन्स. यस, सेक्स हार्मोन्स आल्सो. स्टेरॉइड्स if given or secreted in large quantity. आपने देखा होगा कि जो WWF होते हैं वो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं बहुत, ताकि उनका बहुत ज्यादा अच्छा वाला वो डोले शोले डम्बल्स, मतलब वो ऐसे दिखे, सिक्स पैक्स एंड ऑल दिखे. So they take steroid hormones or injections, so that may also lead to the cancer formation. Breast cancer, it's because of the abnormal hormonal imbalance. ठीक है. In women who avoid breastfeeding. Yes. ठीक है. There are women जो क्या करते हैं कि ऐसा बोला जाता है ना कि 6 months तक बच्चों को फीडिंग करना चाहिए, because it's a normal mechanism. नेचर ने क्या बनाया है कि जैसे ही पार्चुरेशन हो जाएगा, हाँ, लैक्टेशन शुरू हो जाएगा because of the prolactin hormone. पर अगर if we are doing the work against the nature, so what will happen, these lumps will be formed inside the breast, है ना. this milk lumps, मिल्क का जो lumps है, it will be formed inside the breast, and ये lump धीरे धीरे may lead to the cancer formation. अच्छा, नेक्स्ट इज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे होते हैं. कैंसर कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू द वायरस. यस, वायरस कॉजिंग कैंसर्स भी होते हैं, जैसे कि वायरल ऑन्कोजीन. These viruses are also called as a oncogenic virus. You can see the name of this virus, HPV, human papilloma virus. Very dangerous virus which may lead to the cancer. And EBV also. Okay. Oncogenes. These are the cellular oncogenes. C oncogenes, proto-oncogenes. When activated under certain condition could lead to the oncogenic transformation of the cells. Means what? These oncogenes we all have. हम सबके पास ये oncogenes है हमारे बॉडी में, बट ये कभी एक्टिवेट हो गए तभी it may lead to the formation of cancer. You can see the diagram, it is self-explanatory.
सो कैसे ट्रीट किया जाता है कैंसर पेशेंट को? बाय डूइंग रेडिएशंस. द एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑल दीज आर द रेडिएशंस भी कार्सिनोजेनिक होते हैं. ठीक है. Incidence of skin cancer is highly in the people working in very sunny areas due to UV radiation के वजह से भी कैंसर हो सकता है. नेक्स्ट एडिक्शंस. हाँ बोलो बेटा. मैम मुझे यूवी रेडिएशन वाला पॉइंट नहीं समझा. यूवी रेज नहीं पता बेटा? जो सन में से बाहर आता है पता यूवी है, रेज. अल्ट्रावायलेट रेस पता है. हाँ हाँ अगर पूरा हाँ. पॉइंट वापस रिपीट कर सकते हो? क्या बेटा? वो पॉइंट मतलब कि पूरा मतलब रिपीट कर सकते हो? इंसिडेंस हाँ ऑफ हाँ. द पीपल हु आर वर्किंग इन वेरी सनी एरियाज, मतलब वो लोग जो जैसे कि किसान हो गए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. जैसे जो भी फार्मर्स हो गए, ये लोग धूप में बहुत काम करते हैं, है ना. तो धूप में काम करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा सन से कांटेक्ट में है तो यूवी रेज बार बार स्किन पे गिर रहा है ना, तो उनको क्या हो सकता है? स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अब समझा क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम. जो लोग बहुत टाइम धूप में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो धूप में ज्यादा रहने से क्या होता है? ज्यादा यूवी रेज एक दिन से ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना. सालों साल धूप में काम करने से होगा. सालों साल जब हम धूप में काम कर रहे हैं और सिर्फ वही टाइम पे ही काम कर रहे हैं, धूप के टाइम पे ज्यादा काम किया जा रहा है, तो बार बार सन रेज स्किन पे जा रहा है. हाँ, यूवी रेज थोड़ा रोज जा रहा है, तो क्या होगा? इट मे लीड टू स्किन कैंसर. Okay, now next is the addiction now. ठीक है. Addiction means कोई चीज की आदत होना. Addiction like smoking, chewing of tobacco lead to the cancer of mouth, lips and the cancer. Sorry, lungs. अल्कोहल से भी होता है. कहाँ कहाँ का कैंसर होता है अल्कोहल से? इसोफेगस का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, लिवर का. ड्रग्स से भी हो सकता है. आप आजकल तो आप सुन ही रहे हो कितना ज्यादा ड्रग्स का प्रॉब्लम हो गया है ना. So all these drugs also may lead to the cancer issues. आजकल तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल कम हो गया, ड्रग्स एडिक्शन ही बहुत ज्यादा हो गया. So it can be because of your diet. जो आप खा रहे हो, जैसे आप बहुत कलर्ड चीजें खा रहे हो, therefore डाइट बोला जा रहा है. टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, सनलाइट, बहुत देर हमेशा आपका सनलाइट वाला ही काम है जैसे कि, एंड योर स्किन इज नॉट कवर्ड, तो हो सकता है रेडिएशंस, pollutions, virus and others factors also. So treatment के लिए क्या किया जाएगा? अगर बेनाइन ट्यूमर है, लोकल ट्यूमर है, तो उसको सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है, उसको कट करके निकाल दिया जा सकता है, या फिर उसको रेडिएशंस देके ठीक किया जा सकता है. क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर जगह पे ही है तो एक पर्टिकुलर जगह पे तो आप उसको रेडिएशन करके ठीक किया जा सकता है ना. बट अगर वो मैलिग्नेंट है, स्प्रेडिंग नेचर का, इन्वेजिव नेचर का है, तो बहुत सारे तरीकों से उसको ठीक किया जा सकता है. by giving chemical therapy, by giving hormonal therapy, by giving gene therapy, by giving targeted therapy. There are different types of this treatment. So chemotherapy, by giving medicines, by giving anti-cancer drugs. Drugs मतलब यहाँ पे medicine. Anti-cancer drugs क्या करेंगे? सेल डिविजन को इनहिबिट करेंगे. By inhibiting the DNA synthesis, they are more toxic to cancerous cell than to the normal cell. उसका साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो लोग एंटी कैंसर ड्रग्स खाते हैं या एंटी कैंसर जो केमोथेरेपी लेते हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट कि उनके हेयर लॉस होते हैं, एनीमिया मतलब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है. फिर एक बार ये ठीक हो गया, यस, तो फिर वापस हेयर ग्रोथ नॉर्मल हो जाता है, एनीमिया भी नॉर्मल हो जाता है, हेमोग्लोबिन काउंट बराबर हो जाता है. So when get corrected after the treatment is stopped. रेडियोथेरेपीज से भी ठीक किया जा सकता है. केमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपीज मतलब रेज का बोम्बार्डमेंट किया जाता है ऑन द अफेक्टेड एरिया. ठीक है.
कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट, आयोडीन, इरिडियम, ये सब की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। You know that X-rays and gamma rays are the charged particles are used to destroy the cancerous cell or the cells that cause minimum damage to the surrounding. देखो एक चीज याद रखो, एक्सरे से ही कैंसर होता भी है और एक्सरे से ही उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, दोनों चीजें। जो लोग एक्सरे कोई बार बार उस जगह में रहते हैं तो उससे एक्सरे से कैंसर होता भी है और एक्सरे से ही उसको ट्रीट भी किया जाता है। फिर आता है सर्जरी, रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल, जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया या यूट्राइन ट्यूमर हो गया तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है कट करके। But along with other treatments are also given to kill any cancerous cell that may have been escaped in the surgery. भले कट करके तो निकाला है बट टिश्यू लेवल पे है ना बेटा, टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे, तो सेल तो अपने को दिखता ही नहीं है। टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे भले उसको कट करके निकाला बट फिर भी देयर कैन बी वन ऑफ, अगर एक भी सेल बच गया तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए भले सर्जरी तो किया जाता है बट उसको अदर ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं। या फिर इम्यूनोथेरेपी, tumor cells avoid detection and destruction by immune system. So patient are given substance called as a biological response modifiers, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है। This will activate the immune system and they will destroy the tumors. So just go through beta. I will come in 2 minutes. Okay. Next is the supportive therapies. So supportive therapies में क्या किया जाता है, जो भी साइड इफेक्ट्स है ट्रीटमेंट के, जैसे कि बाल चले जाना, ये सब जाना, तो पेशेंट को थोड़ा सपोर्टिव थेरेपीज दिया जाता है बाय काउंसलिंग देम, ठीक है। देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना ऑफ कैंसर पेशेंट। यू मस्ट हैव सीन दैट कि आजकल जो भी कैंसर ये है इंस्टीट्यूट्स है वहां पे बहुत सारे काउंसलर्स भी होते हैं, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स दे बिकम मेंटली वेरी डीमोटिवेटेड, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है ऑल। So you can see all these therapies by doing radiations or by chemotherapy or by hormonal therapy or by targeted therapy or by doing surgeries, it can be treated. So globally, 1 out of 6 death is due to the cancer. So you can see the फिगर कितना ज्यादा है, कैंसर से डेथ होने का फिगर बहुत ज्यादा है।
So how you can reduce the risk of cancers? Eat a healthy diet, limit the alcohol intake, physically active होना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग नहीं करना, स्मोक फ्री रहना, घर को रखना है. Whenever you're going in sun, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन यूज करना है. आप या तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, या तो आप कैप पहनो, या तो आप अम्ब्रेला यूज करो, मतलब ज्यादा धूप में मत जाओ. ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करना ही चाहिए, मदर्स ने करना ही चाहिए 6 मंथ्स तक. और बच्चों को हेपेटाइटिस बी का या HPV वैक्सीन का वैक्सीनेशन होना जरूरी है. ठीक है. ये सारी चीजें रिड्यूस करेगा. Next topic again, which is very dangerous, which is very fatal, is the AIDS. AIDS का full form क्या है? And when it is celebrated, it's celebrated on 1st December. It's a World AIDS Day. So what is the full form of AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome, which you are learning from your lower classes again. It is again a fatal मतलब leading to the death of a person. किसके वजह से होता है? रेट्रोवायरस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये क्या करता है वायरस? पूरे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है. यस, पूरे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है. तो वीक करने से क्या होगा कि द एड्स का पेशेंट एक बीमारी से नहीं मरता है. एड्स का पेशेंट मल्टीपल बीमारी से मर जाता है. तो पूरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है बॉडी का, मतलब बॉडी के सोल्जर्स पूरे वीक हो गए. तो विक्टिम क्या होगा? वल्नरेबल टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है. Can be called as a modern pandemic. It's a worldwide problem, है ना? It's a worldwide problem affecting both industrialized and developing countries. Both countries has been affected with this. So board exam में full form of HIV, full form of AIDS can be asked. So AIDS is acquired immunodeficiency syndrome and HIV is a human immunodeficiency virus. So what is the difference between the AIDS and the virus? AIDS is a medical condition जहाँ पे immune system is weak to fight the infection, and HIV is a virus which is affecting the immunity system. So इसका story क्या है? History क्या है इसका? It was been first noticed in USA in 1981. और इंडिया में 1986 में कंफर्म हुआ था इन तमिलनाडु. HIV किधर ओरिजिनेट हुआ? अफ्रीका में 1950s में. पहले ये किसमें पाया जाता था? मंकीज में, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकीज एंड ऑल हो गए. एंड फिर उसमें म्यूटेशन हुआ वायरस में, और फिर ये ह्यूमन बीइंग के भी इसमें आ गए. And HIV was found to cause the AIDS in 1983 to 84. So what is the structure? It is very small virus, just 100 to 140 nanometers in diameter. Spherical shape का है. It shows centrally located 2 SS. पहले मैं आपको diagram में दिखा दूँ इसका. You can see this is the virus. You can see 2 RNA, single-stranded RNA. ठीक है. So it shows centrally located 2 single-stranded RNA molecules with reverse transcriptase. You can see reverse transcriptase, this round ball-like structures, reverse transcriptase enzyme. Covered with 2 layers of protein. You can see there are 2 layers of protein covering. Protein envelope आप देख सकते हो. Outer layer is a matrix protein which is P17 and the inner is capsid protein. ठीक है. So you can see the matrix protein and the capsule protein. Matrix and capsule. ठीक है.
ओवर द मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर देयर इज अ एडिशनल लेयर ऑफ लिपिड. प्रोटीन के ऊपर लिपिड का लेयर है, प्रोटीन के ऊपर लिपिड का लेयर. यू कैन सी लिपिड मेम्ब्रेन, प्रोटीन के बाद लिपिड मेम्ब्रेन विथ ग्लाइकोप्रोटीन बीच बीच में प्रेजेंट है. GP120 एंड GP41 ग्लाइकोप्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन. Understood? So this is the structure of this. You can see G120 and G41. You can take a screenshot of these diagrams, both the diagrams. ये वाला लिया आपने screenshot? Yes, ma'am. ये वाला भी लो for GP120 and GP41. ओके. ये वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है, किसको डिवाइड करता है? बाय इन एक्टिवली डिवाइडिंग T4 lymphocytes. Remains in a latent state and this is very harmful. Latent stage बहुत ही harmful रहता है, मतलब asymptomatic condition. मतलब ये भले वायरस बॉडी में है बट कोई symptoms नहीं दिख रहा है, तो it can readily pass on to the other one person. It remains in a latent stage in the lymphoid cells. It has a unique ability to destroy the T4 lymphocyte, found in greatest concentration in blood, semen and कोई भी body fluid. And कोई भी fluid body fluid में sweat नहीं आता है, हाँ. Only blood, semen, saliva, cerebrospinal fluid, यहाँ पे सब ये ज्यादा quantity में पाया जाता है. यहाँ कहाँ पे नहीं पाया जाता है या फिर बहुत कम पाया जाता है? Is in the tears, milk, urine, saliva, सर्वाइकल एंड द वजाइनल सिक्रीशन में बहुत कम पाया जाता है, लेसर एक्सटेंट. तो ज्यादा एक्सटेंट कहाँ पर है इसका, इस वायरस का? ब्लड, सीमेन एंड CSF. कैसे ट्रांसमिट होता है? बाय अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, बाय ओरल या फिर वजाइनल और एनल सेक्स की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, शेयरिंग ऑफ निडल की वजह से. यस, इफ अ मदर इज HIV पॉजिटिव, it can, जो बच्चा जो है it will also be positive because ये एक ऐसा वायरस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है. So it is transplacental, very important point. आपने पढ़ा है कि प्लेसेंटा का काम क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया को बच्चे तक नहीं पहुंचने देता, कोई भी वायरस को बच्चे तक नहीं पहुंचने देता, पर कुछ ही ऐसे वायरस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच सकते हैं. So that is one of them. HIV is one of them. So HIV is transplacental, मतलब it can cross the placenta and it can infect the fetus also. So pregnant women can transmit the virus to her fetus through their shared blood circulation. Nursing mother can also pass to the baby by breast milk. Rarely it has been transferred by accidental needle injury, artificial insemination. You know what is artificial insemination? जब सीमेन को डोमिनेट किया जाता है. ट्रांसप्लांटेशन विद इन्फेक्टेड ऑर्गन, ट्रांसप्लांटेशन के वक्त. AIDS virus have been found in urine, tears, saliva, breast milk, vaginal secretion, but it seems not to be transmitted by the fluid unless it gets into injuries. मतलब अगर हमें कोई इंजरी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एड्स का पेशेंट है और गलती से समझो वो रो रहा है और हमने हमारे हाथों पे उसका टीयर्स गिर गया समझो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे टेंशन में लोगे ना, अरे बाप रे इसका तो टीयर मेरे हाथ पे लग गया, वो रो रहा था, मैं उसको कंसोल कर रहा था तो मेरे हाथ पे लग गया, तो मुझे भी हो सकता है क्या? कभी हो सकता है. अगर आपके हाथ में कोई इंजुरी है, अगर ओपन है इंजुरी है और उसी इंजुरी पे जाके वो टीयर का ड्रॉप गिर गया, तो चांसेस होते हैं. समझा? यस. सो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन क्या है? बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, या फिर मल्टीपल सेक्स. अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मल्टीपल सेक्स भी, ठीक है. हाउ मल्टीपल सेक्स? बिकॉज देयर कैन बी समवन विच यू डोंट नो कि बाबा इनको एड्स है भी या नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उसका लेटेंट कंडीशन भी होता है, मतलब कुछ साल तक HIV वायरस बॉडी में रहता है पर वो असिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई सिम्टम्स दिखते भी नहीं है उसके. तो उस कंडीशन में इट में शेयरिंग द नीडल्स,
जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ड्रग्स एडिक्शन हो गया है, छोटे छोटे कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो व्हाट दे डू, दे यूज निडल्स फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, है ना। तो पहले के टाइम पे ये इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि रेयरली कोई इंजेक्शन का ऐसा ये होता था। पर आजकल क्या है, ड्रग्स के लिए सिरिंज का इस्तेमाल, निडल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए ये ज्यादा पास ऑन हो रहा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स। इट इज नॉट पास्ड थ्रू हगिंग या मॉस्किटो बाइट। जैसे आप सोचोगे कि ये समझो एक मॉस्किटो ने HIV वाले को उसका ब्लड सक किया और आके अपने को काट लिया, तो फिर क्या होगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मॉस्किटो के बाइट से नहीं होता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से नहीं होता है, टचिंग आइटम्स, उनके कोई चीजों को टच करने से नहीं होता। Touching items previously touched by a person infected with the virus, like shake hands, sharing clothes, swimming pools, etc. Initial infection and development of the antibodies, asymptomatic carrier stage, that is very dangerous stage, AIDS-related complex and AIDS. इसका ये है symptoms, manifestations. So symptoms क्या क्या हैं? Initial infection में क्या होगा, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले अगर समझो इन्फेक्शन हो गया विद द वायरस, देन एंटीबॉडीज बनेंगे, 2 से 8 वीक में एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। अब ये जो है असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, देयर विल बी नो साइंस ऑफ डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड, देखो ये इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने से लेके 10 साल तक का हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो पर्सन है जो असिम्प्टोमेटिक कैरियर है, मतलब जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, he or she can also pass on the disease. एंड ये असिम्प्टोमेटिक कैरियर कब तक रह सकता है, कभी कभी 10 साल तक भी रह सकता है वो असिम्प्टोमेटिक, समझा। एज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स विथ 1 और मोर सेम साइंस, जैसे कि फीवर आना, ठीक है, फटीग होना, डायरिया होना, नाइट स्वेट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, बॉडी वेट एकदम दुबले पतले होना, ठीक है। एंड स्टेज पे क्या होगा, एंड स्टेज पे उसको ढेर सारी बीमारी हो जाएंगी, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस होना, कैपोसिस सार्कोमा होना, मतलब बहुत सारी बीमारी हो जाएंगे, बिकॉज इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह से वीक हो चुका है, तो एन नंबर ऑफ बीमारियां होके वो मर सकता है। कैपोसिस सार्कोमा क्या होता है? अभी आपने देखा ना बेटा, सार्कोमा, सार्कोमा का मतलब क्या समझाया मैंने अभी आपको, कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर हो, हाँ, तो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर। सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्किन, कैपोसिस मतलब स्किन या लिम्फ नोड्स या नोज या थ्रोट, इन सबको हम कॉमनली बोलते हैं कैपोसिस सार्कोमा। मींस इट्स अ टाइप ऑफ अ कैंसर, कैंसर। Yes. अच्छा, देखा आपने, हाँ चला गया। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या किया जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, नो क्योर, बट प्रिवेंशन कैन बी डन। सो प्रिवेंशन के लिए आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट इज एजुकेटिंग यू। सो कैसे इसका ये करना है, डिस्पोजिंग द नीडल्स एंड सिरिंज, एक यूज के बाद, एक बार यूज होने के बाद, जब आप भी कभी वैक्सीनेशन कराने जाओगे कभी, अभी तो नहीं पर थोड़े दिनों के बाद जाओगे ना,
तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपके सामने वो नया सिरिंज यूज कर रहे हैं, नया निडल्स यूज कर रहे हैं। मल्टीपल सेक्स अवॉइड करना, ठीक है। ब्लड डोनेटिंग में भी बहुत ध्यान देना कि कैसा टाइप का ब्लड है, कहाँ से आ रहा है। अगर एड्स पेशेंट है तो उससे टूथब्रश, रेजर्स, क्योंकि सलाइवा में भी हो सकता है, तो ये सब चीजें शेयर नहीं करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले उसको अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करना, ब्लड डोनर कौन है, ऑर्गन अगर डोनेट किया जा रहा है तो ऑर्गन कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, नोन्ड पर्सन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीमेंट डोनर के बारे में ध्यान देना। कोई डायलिसिस पे जा रहा है, किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे जा रहा है, तो उस पे भी ध्यान देना। प्रेग्नेंट वुमन अगर है कोई, तो उनको एड्स का टेस्ट करना, सो दैट बच्चे को ना हो। मैम हम्म मैम मतलब कि उससे लोअर क्लासेस में भी डिसीज के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें एड्स पे ना एज ए क्या कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर में ये भी बताया था कि जो भी पर्सन अफेक्ट होता है एड्स से, उसे एज ए ह्यूमनली वैसे ट्रीट करो, मतलब कि उसे अलग ऐसा मत फील करो, मतलब कि यस नॉर्मलाइज ऑब्वियसली, करो। यस ऑब्वियसली बेटा, क्यों? देखो, पर इट इज बिन देन, आपको वो एक स्टोरी भी बताया होगा कि कुछ बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज देयर पेरेंट्स आर हैविंग एड्स, लाइक दैट समथिंग, है ना। ये सब स्टोरीज आपने सुनी होगी। सी बेटा, बट क्या होता है कि बड़े लोगों में ये सब चीजों का ठीक है, पर छोटे बच्चों में क्या होता है कि दे वो इतना ध्यान नहीं देते। जैसे कि एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं, तो सलाइवा का क्या हो सकता है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। तो ऑब्वियसली जैसे कैंसर के पेशेंट को एक सपोर्टिव केयर दिया जाता है, काउंसलिंग दिया जाता है, वैसे एड्स के भी पेशेंट को काउंसलिंग किया जाता है, ठीक है। ओके पर मैम। ये तो है कि बाबा फेटल है, डेथ तो कंफर्म है। एड्स और कैंसर के पेशेंट, अगर मैलिग्नेंट वाला पेशेंट है, मैलिग्नेंट वाला पेशेंट है कैंसर में, बेनाइन वाला नहीं, अगर मैलिग्नेंट वाला है और अगर एड्स का पेशेंट है, तो उनका डेथ तो ऑब्वियसली कंफर्म्ड है, बट इट मे बी प्रोलॉन्ग्ड बाय गिविंग अ काउंसलिंग, सपोर्टिव केयर, ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। सो ये होने ही नहीं देने का है ना हमको। हम आपको क्यों गवर्नमेंट ये 12th स्टैंडर्ड में दिया है टॉपिक कि आपको होना ही नहीं चाहिए ये सब चीजें। तो आपको जब पता होगा कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो वहां तक पहुंचना ही नहीं है, ठीक है। नाउ इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? विद अ टेस्ट, स्पेशल टेस्ट कॉल्ड एज ELISA टेस्ट। ELISA टेस्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELISA? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। अगेन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। HIV के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कंफर्मेटरी टेस्ट इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। Confirmatory test is been done with the help of Western blot technique. Both the points are very important. So Western blot is highly specific. ELISA test कभी कभी शायद से इतना कंफर्म नहीं हो, बट वेस्टर्न ब्लॉट तो एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है, बेस्ड ऑन द डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू वायरल कोर प्रोटीन। तो ये दोनों याद रखो, ELISA एंड वेस्टर्न ब्लॉट। So see, this is a Western blot and the first one is a ELISA. So there is no cure, एक बड़ा सा लिखा है no cure, ठीक ही नहीं हो सकता। बट हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं डेथ को बाय गिविंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स which will help in reducing the viral load and prolong the life of a patient. Prolong कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। Which are the drugs can be given? Which are the medicines? Anti retroviral therapies, ठीक है। बहुत सारे, ये सारे जितने भी नाम दिख रहे हैं ड्रग्स के, दे ऑल आर एंटी रेट्रोवायरल। So what does ART do's? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम कॉमनली ART कहते हैं, ART, ART is the daily use of a combination of HIV medicines to treat the HIV. ART saves life but does not cure HIV. It reduces the amount of HIV in the body.
It reduces the risk of HIV transmission. It prevents the HIV from advancing to AIDS and protect the immune system. Heart, highly active antiretroviral therapy is the heart of HIV management. रेट्रोवायरल तो थेरेपी दिया ही जाता है, पर उसके अंदर भी 8 में भी एक हाईली आ गया है. 8 में जब हाईली आ गया तो हार्ट हो गया, हाईली एक्टिव हो गया वो. 8 में हाईली एक्टिव फॉर्म इज द मोस्ट using form in nowadays. It is an advancement in the biology to treat this infection by giving vaccination, by giving immunization, okay, to eradicate this thing. So you know that, understood up till heart? Yes. Yes. So we will stop over here, beta. Now only the last topic has been remaining, that is adolescence problem. That is your age problem, which is puberty. You are all under puberty. In 16 you are 17, है ना? So जो teenage problem होता है उसे हम adolescence problem कहते हैं. So that we will be learning in the next class. ठीक है? So this much for today.